नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डूंगरजाल क्लासेस में। आज की डेट है 6 मई 2020 और शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में उपग्रह टीवी चैनलों के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया है, जिसके तहत सभी चैनलों को गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। जब 26/11 का अटैक हुआ था तब आतंकवादियों ने सैटेलाइट फ़ोन यूज़ किए थे। उसके बाद में जो सैटेलाइट से जितने भी चलने वाले उपकरण हैं उनके ऊपर सरकार ने पाबंदी लगानी शुरू की थी। तो उसके बाद लगातार रेगुलेशन बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उसने नए नियमों का जब मसौदा जारी किया तो उसमें कहा कि जो डाउन लिंकिंग और अप लिंकिंग है सिग्नल्स की, मतलब सिग्नल्स को ऊपर भेजना सैटेलाइट के पास और वहाँ से नीचे सेटअप बॉक्स के पास भेजना, ये जो डिश टीवी है, एयरटेल टीवी, ये सभी सैटेलाइट टीवी में आते हैं। दो तरीके की टीवी होती है, केबल टीवी और सैटेलाइट टीवी। तो सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए नए नियमों का मसौदा जारी कर दिया है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुरक्षा मंजूरी गृह मंत्रालय से लेनी पड़ेगी। अक्सर इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि उपग्रह टीवी चैनल है तो सुरक्षा मंजूरी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से लेनी पड़ेगी। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, संचार का माध्यम है टीवी तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय से लेनी पड़ेगी या कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से लेनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सभी चैनलों को गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी और मंजूरी एक बार लेने के बाद 10 साल के लिए वैध है। जैसे लाइसेंस बनता है ठीक वैसे 10 साल के लिए, और फिर उसके बाद दोबारा रीन्यू कराना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में, जिसको कैट बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मामले चंडीगढ़ पीठ के बजाय अब जम्मू कश्मीर पीठ में सुने जाएंगे। तो ये केंद्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि जो पहले ये था कि जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में जो केंद्रीय कर्मचारी काम करते थे उनके जो भी वेतन से संबंधित मामले हैं, भर्ती से संबंधित मामले हैं, कोई पेंशन से संबंधित मामले हैं, वो चंडीगढ़ की जो पीठ थी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की वो सुनती थी। लेकिन अब चूँकि 370 हट चुकी है तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे में अब केंद्र के जो भी कर्मचारी हैं उनके नियुक्ति से संबंधित, चयन, सेवा, वेतन से संबंधित कोई मामला है, पेंशन से संबंधित कोई मामला है, तो उनको वो जम्मू कश्मीर पीठ ही सुनेगी। थोड़ा सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में जान लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन में 323A अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसके तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की शक्ति संसद को दी गई। संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम लागू किया और इन प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पीठों की स्थापना की। वर्तमान में 17 बेंच और 21 सर्किट बेंच इसकी काम कर रही है। इसका काम है लोक सेवा में जो भी कर्मचारी नियुक्त है उनकी चयन, सेवा संबंधित शिकायतों पे सुनवाई करती है। जैसे किसी का प्रमोशन से संबंधित मामला है, उसका प्रमोशन नहीं है, रोक दिया गया है गलत तरीके से, तो वो अपील दायर कर सकता है वहाँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में। तो वो वहाँ के जो न्यायाधिकारी हैं वो उसको देखेंगे और जो भी उचित निर्णय हो सकेगा वो करेंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनको उच्च न्यायालय के समान अवमानना अधिकार प्राप्त है। जैसे कोई इनका निर्णय है उसकी अवहेलना करता है या अनादर करता है निर्णय का, तो इनको उसकी अवमानना का अधिकार प्राप्त है, वो उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। पहली बात, ये इम्पोर्टेंट बात इसलिए कि अगर न्यायिक सिस्टम में देखें हम सीधे रूप से तो केवल दो ही इसमें हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो इन दोनों को ही अवमानना के अधिकार प्राप्त है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसको हम CRPC बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ये इससे बाध्य नहीं है कि किस प्रकार जो केस चलाया जाएगा, प्रक्रिया क्या रहेगी उसकी, तो उससे ये बाध्य नहीं है। इसमें प्रक्रिया है, जैसे CRPC में मोस्टली ये आता है कि कैसे अपराधी को पकड़ा जाएगा, अगर महिला है तो उसके साथ महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, कितने घंटे में पेश किया जाना है,
न्यायालय के समक्ष अपराधी को। ये जो प्रक्रिया है पूरी, ये सिविल प्रक्रिया संहिता CRPC में है। और जो IPC है, इंडियन पैनल कोड, उसमें है कि किस अपराध किस श्रेणी में गंभीर है, कि मॉडरेट है या फिर नॉर्मल अपराध है, उसके लिए क्या सज़ा रहेगी, क्या सज़ा का प्रावधान रहेगा। तो अपराध और उसकी सज़ा IPC में है, और सज़ा किस तरीके से दी जाएगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, ये CRPC में। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है चकमा और हाजोंग शरणार्थियों के बारे में। ये दोनों जनजातियां हैं। 1960 से पहले ये बांग्लादेश के निवासी थे। बांग्लादेश में जो चटगांव हिल्स एरिया है, वहाँ पे एक नदी बहती है, कर्णफुली रिवर। अगर आप बांग्लादेश के मैप को देखोगे तो नीचे एक छोटा सा पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है स्ट्रेट में, त्रिपुरा से जस्ट नीचे। तो वहाँ पर ये जनजाति निवास करती थी। वहाँ पर कर्णफुली एक नदी है, तो उसके जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर निवास करती थी। वहाँ पर 1960 के दशक में बांग्लादेश ने काप्ताई डैम का निर्माण किया, तो उसके कारण वहाँ से ये जनजाति विस्थापित हुई, क्योंकि जो जो जहाँ पे रहती थी वहाँ तो पानी भर गया। तो उसके बाद ये जैसे त्रिपुरा में आई, त्रिपुरा से अरुणाचल प्रदेश, कुछ और राज्यों में भी फैली। तो 2005 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने आदेश दिया कि भाई नागरिकता के जो सभी प्रावधान हैं उनको तो ये पूरा करती है, लंबे समय से यहाँ रह रही है, तो इनको मतदाता सूची में शामिल किया जाए। तो अरुणाचल प्रदेश में ये ज़्यादातर जो अभी संख्या है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने इसका विरोध किया कि अगर इनको यहाँ की मतदाता सूची में शामिल किया जाता है तो ये हमारे जो अधिकार है उनका हनन होगा, हमारी जो संस्कृति है वो प्रदूषित होगी। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में निर्देश दिया कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए। तो उसी के अनुपालना में 2017 में केंद्र सरकार ने इनको नागरिकता दे दी है। चकमा मूल रूप से बौद्ध है और हाजोंग हिंदू है। ऐसा कहा जाता है कि जो हाजोंग है ये धार्मिक रूप से उत्पीड़ित भी थे। इनका उत्पीड़न हुआ था क्योंकि हिंदू वहाँ माइनॉरिटी में है, तो इसलिए भी सरकार इनके पक्ष में थी। अगला आर्टिकल है मेकोंग नदी आयोग के बारे में। देखो, मेकोंग नदी जो है वो दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी है और एशिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है। उद्गम इसका है चीन से। चीन के बाद ये म्यांमार में जाती है, लाओस में जाती है, थाईलैंड में जाती है और वियतनाम में बहती है। और वियतनाम के बाद में ये जो प्रशांत महासागर है उसमें गिर जाती है, जिसका ये पार्ट है दक्षिणी चीन सागर, उसमें। तो हाल ही में एक मेकांग नदी आयोग जो बना हुआ है उसने रिपोर्ट जारी की है कि चीन जो है वो मेकांग नदी के ऊपर बांध बना रहा है। उसकी वजह से पानी का जो बहाव है वो अन्य देशों में कम हो गया है। तो अन्य देशों के लिए पानी की कमी की समस्या हो सकती है। इम्पोर्टेंट ये है कि मेकोंग नदी आयोग का चीन सदस्य नहीं है, जबकि चीन में मेकोंग नदी बहती है। 1995 में मेकोंग नदी आयोग की स्थापना की गई। मुख्यालय इसका वियंतियाने में है, लाओस में। कार्य है इसका कि जो मेकोंग नदी है उसका सतत विकास किस प्रकार किया जाए, उसका जो बेसिन है उसमें किन किन गतिविधियों को मंजूरी दी जाए, कौन कौन सी गतिविधियाँ उसमें बैन रखी जाए, और जो जल प्रबंधन है उसको किस प्रकार किया जाए। किसी बांध का निर्माण किया जाए तो कितनी मात्रा में पानी रोका जाए ताकि अगले देशों को इसमें परेशानी ना हो। अगर कोई जल से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको भी ये एड्रेस करता है। तो ये मेकोंग नदी आयोग के काम है। एक बात और इम्पोर्टेंट है मेकोंग नदी आयोग में, जो चीन है उसने इस रिपोर्ट को खंडन किया है। उसने कहा है कि ये तो रन ऑफ रिवर डैम है। रन ऑफ रिवर डैम वो होते हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में पानी इकट्ठा किया जाता है और पानी को बहने दिया जाता है, कोई ज़रूरी जो काम है। तो उन्होंने कहा कि हमने केवल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए थोड़ा बहुत पानी डैम में जमा किया है, बाकी वो जो पानी है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद में वापस उसमें नदी में छोड़ दिया गया है। तो ये बात गलत है कि उन्होंने बांध की वजह से जल कम हुआ है।
अगली न्यूज़ है आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट के बारे में। जारी करता है आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र। जो आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र है ये स्विट्ज़रलैंड में है इसका मुख्यालय, और ये जितने भी देशों के अंदर आंतरिक रूप से जो विस्थापन होते हैं, जैसे कोई महाराष्ट्र का है गुजरात में चला गया, गुजरात का है वो एमपी में चला जाए, कोई एमपी का राजस्थान में आ जाए, तो राज्य के अंदर अंदर जो आंतरिक कितना विस्थापन हुआ है, लोग कितने इधर उधर गए हैं, क्योंकि दूसरे देश में चले जाएंगे तो शरणार्थी हो जाते हैं, रिफ्यूजी हो जाते हैं, वो आंतरिक विस्थापन नहीं होता, फिर वो प्रवासन हो जाता है एक देश से दूसरे देश में। तो इसके बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो इसमें कहा गया कि लगभग 2019 में 50.8 मिलियन लोग एक साल में ही 50.8 मिलियन लोग एक ही देश में मिला के आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। एक देश में, जैसे भारत में हुए, सीरिया में हुए, अफगानिस्तान में हुए, चीन में हुए, इस तरीके से पूरे विश्व में मिला के 50.8 मिलियन लोग विस्थापित हुए। दो तरीके से लोग विस्थापित हुए, एक मानवकृत कोई घटना हुई है उसकी वजह से, कोई संघर्ष हिंसा है, कोई युद्ध छिड़ गया तो उसकी वजह से, दूसरा प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया तो उसकी वजह से। तो रिपोर्ट में कहा गया कि करीब 45 मिलियन लोग मानवकृत गतिविधियों की वजह से विस्थापित हुए हैं, और प्राकृतिक आपदा की वजह से केवल 5 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। और जो विस्थापन है उसमें सीरिया पहले नंबर पर है, और सीरिया में जो लगभग 90% से ज़्यादा भाग है विस्थापित लोगों का, वो मानवकृत घटनाओं की वजह से है। आपको जानकारी होगी कि सीरिया में गृह युद्ध की स्थिति है, इसकी वजह से वहाँ पे विस्थापन अधिक है। अगला आर्टिकल है आयु रक्षा पहल के बारे में। देखो, आयु रक्षा पहल है तो इसको याद रखने का तरीका है कि आयु से याद रखो आयुर्वेदिक। ये आयुर्वेदिक तरीके हैं उनसे संबंधित है। जब आयुर्वेदिक तरीके हैं तो दो चीज़ें आएगी, भारतीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, और दूसरी चीज़ याद रखनी है आयुष मंत्रालय। ये दोनों आपको याद रह जाएगी। जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने की जिसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वो है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, आयुष मंत्रालय, इन तीनों की ये संयुक्त रूप से की गई पहल है। इसमें काम है जो आयुर्वेदिक तरीके हैं उनसे जो फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स है, पुलिस है, चिकित्सा कर्मी है, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ऐसा देखा गया है कि जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है उनमें जो कोरोना वायरस है कोविड-19 वो उनका संक्रमण इतना ज़्यादा नहीं रहा है, उनमें उनका संक्रमण कम रहा है और उनकी स्थिति गंभीर नहीं हुई है। कुछ जगह तो यहाँ तक ये भी देखा गया है कि उनमें रोग तो है लेकिन उनमें लक्षण प्रकट नहीं हुए, क्योंकि उनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी है। तो चूँकि जो फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स है वो 24/7 पब्लिक कॉन्टैक्ट में रहते हैं, पुलिस है, चिकित्सा कर्मी है, तो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान और आयुष मंत्रालय ने आयु रक्षा पहल शुरू की है। जैसे च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश का तो साइंटिफिक प्रूफ भी है, वैज्ञानिक आधार भी है कि उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण होता है। तो उन कोई जड़ी बूटी हो सकती है, उनका प्रयोग करके और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अगला आर्टिकल है टी.एस. त्रिमूर्ति के बारे में। टी.एस. त्रिमूर्ति अभी विदेश मंत्रालय में सचिव हैं। उनको संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जो सैयद अकबरुद्दीन थे वो स्थायी प्रतिनिधि थे, अभी तक वही राजदूत है संयुक्त राष्ट्र में भारत के। तो ये उनकी जगह लेंगे टी.एस. त्रिमूर्ति। चूँकि भारत 2021-22 में 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होगा, ऐसे में इनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार कूटनीतिक प्रयास करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के थ्रू यूएन में इसमें सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए, यूएन में प्रभावी रूप से मुद्दों को उठाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई। जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से ये एक है, और इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये हमेशा सदस्य बने रहते हैं जब से इनको स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली है। और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2-2 वर्ष के लिए बदलते रहते हैं, रोटेटिंग में। तो भारत 2021-22 में 2 साल के लिए इसका अस्थायी सदस्य बनेगा।
स्थायी सदस्य के लिए भारत प्रयास कर रहा है, लेकिन सदस्यता अभी तक मिली नहीं है क्योंकि 2 देश हैं, अमेरिका और चीन, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े बदलाव का विरोध करते हैं। अमेरिका चुप रहता है, वो ना हाँ करता है ना करता है, और चीन वीटो का प्रयोग करता है भारत के विरुद्ध। बाकी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस वो भारत के पक्ष में है। अगला आर्टिकल है ठीकरी पैरा के बारे में। ठीकरी पैरा पंजाब और हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग है। सामुदायिक पुलिसिंग में ये होता है कि जो स्थानीय नागरिक हैं वही पुलिस का काम करते हैं, जैसे वो पैरा देते हैं, गार्ड के रूप, जैसे गार्ड होता है ना, गार्ड के रूप में नियुक्त हो जाते हैं पूरी कॉलोनी में या गांव में, कोई नगर में। तो इस तरीके से ये सामुदायिक पुलिसिंग होती है। तो गांव के लोग जो हैं वो रात के वक्त पहरा दे रहे हैं पंजाब और हरियाणा के गाँवों में। तो इससे क्या है कि जो गांव में बाहर का कोई लोग है वो आ नहीं पा रहे, तो बाहर के लोग नहीं आएंगे तो कोई संदिग्ध नहीं आएगा, तो जो कोरोना वायरस है उसका जो प्रसार है उसको रोका जा सकता है। तो वर्तमान में जो कोविड-19 है उसके प्रसार को रोकने के लिए चर्चा में है। तो ये आज के हमारे न्यूज़ थी। जितने भी आर्टिकल्स थे हमने डिस्कस किए। द हिंदू से जो आर्टिकल मुझे मिले, इंडियन एक्सप्रेस से जो मुझे आर्टिकल मिले, PIB से मुझे मिले, इसको हम और इम्प्रूव करेंगे आगे। इसमें मैप भी डालेंगे। लेकिन अभी समस्या ये है कि लॉकडाउन की वजह से संसाधनों की कमी है, माइक नहीं है, तो जो एयरफोन है उससे ही रिकॉर्ड करना पड़ता है, लैपटॉप नहीं है चूँकि, तो एडिटिंग में बड़ी समस्या आ रही है। तो अभी थोड़ी समस्याएँ हैं। जैसे जैसे ये लॉकडाउन खुलता है और मेरे पास संसाधन उपलब्ध होते हैं, क्योंकि संसाधन है मेरे पास लेकिन वो दूसरी जगह है, मैं दूसरी जगह फंसा हुआ हूँ लॉकडाउन में, क्योंकि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन भी करना है। तो ऐसे में ये इधर से उधर वहाँ नहीं जाया जा सकता। तो जैसे ही मेरे पास उपलब्ध होते हैं संसाधन, मैं प्रयास करूँगा कि इसको और बेहतर करें। तो कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको देना है, ये जो आज पढ़ाया है उसके अनुसार। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपग्रह टीवी, पहला कथन है उपग्रह टीवी चैनल, सैटेलाइट चैनल हैं, उनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेनी आवश्यक है। दूसरा कथन है, यह मंजूरी 15 साल के लिए वैध होगी। तो आपको सही कथन जो नहीं है वो बताने। इम्पोर्टेंट क्या है कि सही कथन नहीं है, नहीं को अंडरलाइन कर दो जब भी ऐसे प्रश्न आए, क्योंकि हमको जब जल्दीबाजी में पढ़ते हैं तो सही कथन है, मोस्टली इसी पे जाता है हमारा दिमाग। तो सही कथन नहीं है, मतलब जो नहीं है वो बताने। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये संवैधानिक निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट है, ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC से बाध्य है, उनके नियमों को मानने के लिए बाध्य है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा डेमो 2 किससे संबंधित है? नासा से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, इसरो से, एरियन स्पेस एजेंसी से। ये प्रश्न कल के करंट अफेयर्स से हैं, ये मैंने रिवीजन के लिए डाला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में GI टैग किस किस को प्रदान किया गया है? तो पहला है कश्मीरी टाइगर कैशर, दूसरा है कश्मीरी ऊन, तीसरा है दाल बाटी, चौथा है चाको हाओ। तो इनमें से ऑप्शन है 1 और 3, दूसरा है 1, 2 और 4, तीसरा है 1 और 4 और चौथा है केवल 4। तो आपको प्रश्नों के इनके उत्तर देने हैं। कमेंट बॉक्स में आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कल जो भी न्यूज़ आएगी उनके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।